चूंकि इसमें सबका तो अलग अलग रोल है, लेकिन इस ग्राफ में जो प्रेशर और वॉल्यूम का है, जैसे ये वाला O से A के लिए कहोगे तो क्या कर रहा है ये? O से A में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक। और O से C के लिए आपने एडियाबैटिक बोला। O से B के लिए आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। और O से D के लिए आइसोपोरिक। बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन सही है। तो 32 का डी वाला ऑप्शन सही है हमारा। फिर देखो जो प्रोसेस डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और यहाँ पे आपके पास एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में होगा। एडियाबैटिक और किस मतलब आपके ऑप्शन आप बता रहे हो या मुझे आंसर बता रहे हो सीधा? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ या तो एडियाबैटिक होगा या तो आइसोथर्मल होगा, बट इन दोनों में मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है। आइसोथर्मल होगा, ठीक है, आइसोथर्मल होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, और इसलिए इसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है विच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, जो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ फंक्शन होती है किसकी, टेम्परेचर की, और जो कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ही सिर्फ इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इफ Q, E एंड W, ये तीन चीजें हैं, ये डिनोट करता है रिस्पेक्टिवली हीट एडेड, दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन इन द क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस। सर वर्क डन 0 होगा, ऑप्शन 3। देन आपका कहना है वर्क डन 0 होगा। हाँ, तो मैं बता दूं यहाँ पे, और चेंज इन इंटरनल एंथैल्पी भी 0 होगी। ये E इक्वल टू 0 होगी, बिल्कुल। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, फाइनल पॉइंट, हाँ जी, और ना कि पाथ पे। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ना कि उसके पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है? हाँ जी। साइक्लिक प्रोसेस में जैसा कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स दोनों सेम होते हैं, जहां से शुरू होता है वहीं पे ये पहुंच जाता है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे 0 होगी। और जब उस हिसाब से जो E होगी वो डेल्टा U के इक्वल होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। तो इसलिए यहाँ पे E इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे हमने कोई डेल्टा U नहीं लिखा हुआ है, इसलिए E इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। इसका आंसर नन या 0 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आप वर्क डन निकालोगे, है ना। तो वर्क डन इस केस में जो आपके पास आएगा, मिलेगा आपको वर्क डन, वो क्या मिलेगा, माइनस एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC इसका 2 है ना। अच्छा सर, C होगा इसका, C। हाँ, ये नहीं, ये अभी आप चेक कर लो, उसके बाद मैं बात करूंगा। बिल्कुल अब आप सही जा रहे हो, अब आप सही बोल रहे हो कि इसका ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही बोला। तो ये हाफ माइनस में हाफ और 2V और 3V ऐसा आएगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो बिल्कुल निगेटिव ऑफ 3PV ये वाला आ जाएगा, सही बोला। आइडियल गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक चेंज, इट इज इन इट्स स्टेट, पहला स्टेट जो है P1 V1 T1 टू दूसरा स्टेट जो है P2 V2 T2, द वर्क डन इन द प्रोसेस, और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे जो आपके पास है प्रोसेस जो है, और नंबर ऑफ मोल्स दोनों के लिए जो बात करनी है, इसको यहाँ पे मैं बता दूं, म्यू जो है एडियाबैटिक होगा ना। म्यू के बारे में अभी मैं और भी ऑप्शन दूंगा। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, म्यू जो है आपका, म्यू इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। दिस वन इज नंबर ऑफ मोल्स, और Cp एंड Cv इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ये तो ऑप्शन आपके पास दिया होगा। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन आपके पास क्या है वो देखो, W इक्वल टू म्यू T1 माइनस T2
इनटू में CP, दूसरा ऑप्शन भी W इक्वल टू म्यू T1 माइनस T2 और ये CV, तीसरा ऑप्शन वर्क डन इक्वल टू म्यू T1 प्लस T2 इंटू CP और लास्ट ऑप्शन W इक्वल टू म्यू T1 प्लस T2 इंटू CV। ये ऑप्शन है आपके पास। आपका ऑप्शन अगर सेकेंड वाला आ रहा है तो बिल्कुल सही, यही ऑप्शन है सेकेंड वाला, W इक्वल टू म्यू T1 माइनस T2 इंटू CV। एक बार सिर्फ आप चेक कर लेना कि आपने जो मेथड फॉलो किया है, जो प्रोसेस है, वो जो मैं कर रहा हूँ उस तरह से ही आपने भी किया है। आपने बोला कि सबसे पहली चीज आपने यहाँ पे एक अच्छी चीज बोली कि आपका ये जो एडियाबैटिक चेंज है, हाँ जी, तो बिल्कुल सही आपका डिसीजन था यहाँ पे कि एक एडियाबैटिक चेंज की बात हो रही है यहाँ पे। और एडियाबैटिक चेंज में तो वर्क डन के लिए जो होता है तो W इक्वल टू आप क्या लिखते हो, W इक्वल टू म्यू R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, हाँ जी, और गामा की जो वैल्यू होती है वो CP बाय CV की होती है। हाँ जी, तो देयरफॉर यहाँ पे आप गामा माइनस 1 इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हो CP माइनस CV अपॉन CP, ऐसे करके लिख सकते हो CV इस तरह से। गामा Yes, sir. माइनस 1 करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस 1 किया जाए तो LCM लोगे तो LCM CV आएगा, CP माइनस CV अपॉन CV आ जाएगा। यस सर, वो R बन जाएगा। ये R बन गया, बिल्कुल सही बात, ये R बन गया और ये CV हो गया। हाँ जी, तो अब वर्क डन में इसकी वैल्यू को अगर ली जाए तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू R से R कट जाएगा और CV ऊपर चले जाएगा। हाँ। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है आज, क्योंकि ये एक बेहतरीन क्वेश्चन का पार्ट एक्चुअल में है वो। तो ये हो जाएगा म्यू T1 माइनस T2 इंटू CV, है ना। हीट इंजन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें साइक्लिक प्रोसेस होता है आपका, और इसमें साथ ही साथ साइक्लिक प्रोसेस के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ हीट भी इसके साथ वर्क करता है। मान लिया जैसे कि आपने यहाँ पे जो एक तरफ हॉट रिजर्वर होता है, इस तरफ मैंने जो ड्रॉ किया है ये हॉट रिजर्वर होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ इसकी हॉट रिजर्वर मतलब इसके टेम्परेचर को हम लोग T1 मान लेते हैं। दूसरी तरफ हमारा कोल्ड रिजर्वर होता है, और इसके टेम्परेचर को हम लोग T2 मान लेते हैं। जो हीट यहाँ से यहाँ आप सप्लाई दे रहे हो, जो इसमें जा रहा है, ये एक तरह का हीट इंजन होता है, ये एक तरह का इंजन है। तो मान लो आपने यहाँ से Q1 हीट दिया, बचा हुआ जो Q2 हीट है वो दूसरी तरफ कोल्ड रिजर्वर में चला गया, तो ये जो Q2 माइनस Q1 होगा यही वर्क डन में परफॉर्म करेगा। मतलब अगर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करें तो इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ईटा इक्वल टू होता है W मतलब वर्क डन अपॉन Q1, और जैसा कि मैंने बताया कि वर्क डन के लिए आप क्या लिखते हो, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 ये आपका वर्क डन होता है, और अपॉन में यहाँ पे आप लिख सकते हो Q1। तो ये आपका अगर इसको सेपरेट करोगे तो आपके पास ऐसा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपके पास ऊपर में आपको देखो यहाँ Q1 माइनस Q2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि Q1 जो हीट है वो ज़्यादा है। ये मैं बता दूं Q1 जो हीट है ये दिस वन इज ग्रेटर देन Q2, तो इसलिए Q1 माइनस Q2 लिखा जाएगा। अपॉन में Q1 करोगे तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाय Q1, ये फॉर्मूला आ जाता है। और ये जो सोर्स है एक तरफ से, इसको हम लोग सोर्स भी बोलते हैं, हॉट रिजर्वर जो होता है इसको हम लोग सोर्स भी बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग सिंक बोलते हैं। सिंक वाला कोल्ड होता है और हॉट वाला जो होता है वो सोर्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। अगर यहीं पे हम लोग रेफ्रिजरेटर की बात कर लें तो देखोगे, अगर रेफ्रिजरेटर की बात में क्या होगा,
ठीक उल्टा उल्टा प्रोसेस होता सर है। एक सेकंड, देखिए इसी में रेफ्रिजरेटर की बात करें, रेफ्रिजरेटर इन हीट पंप, जितनी भी डायरेक्शन है ना, इसमें जो एरो का डायरेक्शन मैंने दिया है सबको चेंज कर दो। सबको चेंज करने का मतलब उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। इस तरफ कर दो, इसको इस तरफ कर दो, इसको इस तरफ कर दो। बस इतना सा ही आपको यहाँ पे करना होता है, क्योंकि इंजन में जब इंजन आपका फंक्शन करता है तो इंजन आपका हीट हो जाता है। यहाँ पे अगर उसको रिवर्स किया जाए तो वो कोल्ड हो जाएगा, तो कोल्ड हो जाएगा तो रेफ्रिजरेटर की तरह ये काम करता है। अब ये इसमें क्या हो गया, अगर उल्टा प्रोसेस हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी भी ये T1 ही है, ये T1 है, ये सर T1 है। रेफ्रिजरेटर तो कूल ही करता है। कूल करेगा, बिल्कुल कूल करेगा। तो कूल करने का मतलब प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा ना, तो ये कैसे प्रोसेस सर? क्योंकि जो हीट इंजन रेफ्रिजरेटर के मामले में हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लेते हैं। कॉफिशिएंट जैसे यहाँ पे हमने ईटा के लिए ईटा लिया था, ईटा को हम लोग हीट एफिशिएंसी बोल रहे थे, यहाँ पे हम लोग अल्फा लेते हैं। अल्फा इक्वल टू हो जाता है आपका ठीक उल्टा। जैसे यहाँ पे हमने Q1 W/Q1 लिया, तो इस बार हम Q2 लेंगे। जो हीट यहाँ पे जो इंजन में जा रही है, उस समय हीट हमारे पास इंजन में जा रही थी Q1, अभी Q2 लिया, Q2/W कर लेना है आपको, और Q2 तो Q2 ही रहेगा। और इसमें जो है आप Q1 माइनस Q2 वर्क डन जो है Q1 माइनस Q2 का करोगे। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला आपके लिए परफॉर्मेंस का फॉर्मूला आ जाता है रेफ्रिजरेटर के केस में, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 16 में ये हीट इंजन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बताया गया 200 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू अ हीट इंजन so that it rejects 150 calorie of heat if source temperature is 400 Kelvin, then the sink's temperature is, sink का टेम्परेचर यहाँ पे पूछा गया है। बट वो आंसर मैच करेगा नहीं। यहाँ जो आपको इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, ये वाली जो वैल्यू है इसको आपने Q1 मान लिया, ये वाली जो वैल्यू है इसको आपने Q2 ले लिया, ठीक है। और जहाँ तक 400 केल्विन ये दिया हुआ है, तो आपके पास जो फार्मूला, एक फार्मूला होता है, आपने फार्मूला अगर स्टडी किया होगा वहाँ पे, तो Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2 है ना। तो ये फार्मूला है। यहाँ से अगर आप T2 निकालोगे तो T2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा Q2/Q1 इंटू T1। अब आपका ये सॉल्व हो जाएगा। देखो अब ये 150 Q1 आपका Q2 जो है वो 150 है, Q1 जो है वो 200 का है, और इनटू आप कर लोगे ये 400। ठीक है सर। तो 300 केल्विन आपकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, सिंक की वैल्यू। जी 400 ऐसे भी सिंक की वैल्यू जो है आपके सोर्स से तो कम ही होगी ना, तो सोर्स की 400 है तो उससे तो कम यहाँ पे सारे ऑप्शन है, तो 300 की यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी। फॉर्मूला तो 1 माइनस एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1, और वहाँ पे हमने क्या निकाला था, एफिशिएंसी इक्वल टू, देखो मैंने वहाँ पे साइड में जो अभी यहाँ पे किया था आपको बताया था, वहाँ पे निकाला था 1 माइनस Q2/Q1। हाँ, तो इसका मतलब ये क्लियर सी बात है कि 1 माइनस Q2/Q1, तो करने का मतलब ये है Q2/Q1 जो है T2/T1 के इक्वल रहा होगा। और इस फॉर्मूले को इसलिए मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2 करके। इनफैक्ट ये उसी फॉर्मूले पे जिसको हमने अभी क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया उससे रिलेट ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझना भी पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों पे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रहा है, टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रूम टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड। द अमाउंट ऑफ यहाँ पे हीट होना चाहिए, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट, ये यहाँ पे हीट है, क्लियर है। तो ये अब यहाँ देखो, द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली विल बी। अब क्या कंज्यूम्ड होगी, इसमें से ऑप्शन T1 पूरे पे, T1 बाय, ये T1 माइनस T2 पूरे पे है, उसी तरह से T1 प्लस 273 अपॉन में है T1 माइनस T2,
T2 plus 273 upon T1 minus T2, T1 plus T2 upon T1 plus 273, ये सब पे अपॉन करके पूरा दिया हुआ है। इसमें भी रिलेशन का जो यूज है ना कि हीट गिवन टू हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर पे हीट है वो Q1 हीट है, और हीट टेकन फ्रॉम लोअर टेम्परेचर जो है वो Q2 का है। ये रिलेशन जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने डिस्कस किया था उसमें T1 बाई T2 के इक्वल आएगा, तो ये T1 बाई T2 के इक्वल है। अब सवाल यहाँ पे T1 को जो आप चेंज करते हो, इसको जो चेंज करते हो, कन्वर्जन अगर आप करते हो तो आपको याद होगा, तो T1 प्लस 273 लेते थे आप, और इसमें लेते हो आप अपॉन में T2 प्लस 273, ठीक है, ये हो जाता है। और इसमें जो वेरिएशन आने वाला है ये भी देखो, दिस वन इम्प्लाइज किसके इक्वल होगा, Q1 बाय Q1 माइनस W का। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस तरफ LHS साइड में यहाँ पे सेम आएगा, RHS साइड में T1 प्लस 273 अपॉन में T2 प्लस 273, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस W, ये W है, अपॉन में Q1 इक्वल टू, उसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, तो ये आपके पास T2 ऊपर आ गया आपका, T2 प्लस 273 अपॉन T1 प्लस 273, ये इस तरह का आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ से W बाई Q1 अगर आप देखोगे, तो जो W बाई Q1 आएगा वो आएगा आपके पास T1 माइनस T2 अपॉन में T1 प्लस 273। तो अब ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडली विल बी, किसके आइडियली ये इक्वल होगा, तो इस ऑप्शन में से यहाँ पे आप सर्च कर लो। अभी भी एक पार्ट यहाँ पे हमारा इनकम्प्लीट है, क्योंकि इससे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो एक पार्ट अभी हमारा इनकम्प्लीट है। जैसा कि आपको क्वेश्चन से पता है कि अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब W इक्वल टू 1 जूल। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे Q1 आपको देखना पड़ेगा कि Q1 कितना आ रहा है, तो Q1 इक्वल टू W कितना हो गया, अब ये 1 हो गया, तो Q1 इक्वल टू इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा T1 प्लस 273 अपॉन में T1 प्लस T1 माइनस T2, क्योंकि ये Q1 अगर आप निकालोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। तो इसमें से ऑप्शन देखो, ये सेकंड वाला B ऑप्शन आपका यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका हीट इंजन पे बेस्ड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंक टेम्परेचर व्हेन एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 100%। ये जैसे एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 लिखा, और आपको पता है कि T1 तो सोर्स है, T1 सोर्स है, और T2 जो है वो सिंक है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी जो है आपकी 1 है, मतलब 100% है, मतलब 1 है 1। तो ये, और ये देखो 1 कब होगा, ये अब 1 तब होगा जब आपके पास ये यहाँ पे जो कंडीशन होगी, या तो T1 आपका इनफाइनाइट हो जाए, या फिर T2 जो है आपका वो 0 हो जाए। अगर ये इनफाइनाइट होता है, देखो बात समझना, अगर ये इनफाइनाइट होता है तो ऑब्वियसली समथिंग बाय इंफिनिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। या तो आपका T2 0 हो जाए तो तब भी एफिशिएंसी 1 हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे आपके पास एप्लीकेबल है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, और क्या आपको निकालना है, सिंक की वैल्यू, वैल्यू ऑफ सिंक की वैल्यू मतलब क्या निकालना है, T2 की बात कर रहे हो ना आप। यस सर, तो 0 होगी, T2 की 0, बिल्कुल सही बात, यहाँ पे 0 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आप देख रहे हो, ये रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर पे बेस्ड क्वेश्चन है। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 5 if the temperature inside the freezer is minus 20 degree centigrade. The temperature of the surroundings to which it rejects heat is,
ऑप्शन देख लो 11 डिग्री, 21, 31, 41, इसमें से कौन सा होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या ले लो, यहाँ पे अल्फा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, अल्फा होता है। अल्फा इक्वल टू टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना है, तो जैसे Q2 लिखा था हमने, यहाँ पे T2 लिख लो, T2 और T1 माइनस T2, ठीक है। तो T1 और T2 जो है, T1 तो यहाँ पे हॉट के लिए है और T2 जो है वो कोल्ड के लिए होता है ना। तो अल्फा आपके पास कितना दिया हुआ है, ये अल्फा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 5 और T2 कितना दिया हुआ है, तो ये देखो T2 जो है ये दिस वन इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमें T1 चाहिए, T1 पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं, हमें T1 चाहिए। अब सॉल्व करके देखेंगे। इसका सही आ रहा है कि 31, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। इसी पे पूरा चेंज करके आप मतलब पहले केल्विन में निकाला होगा, केल्विन में निकाला होगा तो मेरे ख्याल से 303.6 केल्विन आया है ना। हाँ जी सर, यही आया था। उसके बाद आपने इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लिया, जो 31 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक आया, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो, ये भी हीट इंजन का क्वेश्चन है। द सिंक टेम्परेचर ऑफ हीट इंजन इज 77 डिग्री सेंटीग्रेड, द एफिशिएंसी इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30%, सॉरी। द सोर्स टेम्परेचर इज, क्या होगा सोर्स टेम्परेचर, देख के बताना है आपको ऑप्शन में से। एकदम एग्जैक्ट सही कैलकुलेशन किया आपने और यहाँ पे इस फॉर्मूले पे बेस्ड 227 डिग्री सेंटीग्रेड का आंसर इसका होगा। हाँ, हमेशा की तरह थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन, जो आप बोलते हो कि भाई यहाँ पे सोचना पड़ेगा, तो सोचने के लिए ये मजबूर करेगा क्वेश्चन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्वेश्चन है। द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इट्स स्टेट I to F by different process. Which of the following depends on the whether the process I to F is reversible or irreversible? ऑप्शन आप देख सकते हो, चेंज इन इनिशियल एनर्जी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, नन। आप कहते हो कि यहाँ पे डाउट हो जाता है, तो हो गया फिर से। इसका जो होगा आपका चेंज इन टेम्परेचर होगा, सी वाला ऑप्शन। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस का इनिशियल से फाइनल के कंडीशन में जब भी जाएगा तो उसमें रिवर्सिबल चेंज इन टेम्परेचर के कारण होता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। When the door of the refrigerator is kept open, we cannot cool the room. It may be against. अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि भाई अगर रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन हो जाए तो रूम का टेम्परेचर आपने बताया था कि वो इंक्रीज कर जाता है, कूल नहीं होता। तो ये कह रहा है कि ऐसा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, किसके अगेंस्ट है, किस लॉ के अगेंस्ट है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ऑप्शन इसका आपका डी होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and complete conversion of the heat into work। पहली बात जो इसमें जिस लॉ की मैं बात कर रहा हूँ वो केल्विन प्लैंक्स का स्टेटमेंट माना जाता है। हालांकि क्लॉसियस स्टेटमेंट भी है जिसमें उसने भी ये सेम ही टाइप का कॉन्सेप्ट दिया था कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is transfer of heat from the colder object to the hotter object। और एक बात और है, सेकंड लॉ क्या इंप्लाइज करता है कि हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी जो ईटा होती है, दिस वन इज इक्वल टू 1 और नो रेफ्रिजरेटर कैन हैव टू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये लास्ट एक पॉइंट भी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। S1 है, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी 1 बट the coefficient of performance of the refrigerator can never be infinity। S2 है, the first law of thermodynamics is basically the principle of conservation of energy। S3 है, the second law of thermodynamics does not allow several phenomena consistent with the first law। and S4 जो आप देख रहे हो यहाँ पे, our process whose sole result is transfer of heat from a colder object to a hotter object is impossible। और S1, S2, S3, S4 जो कंपैरेटिवली यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा सही ऑप्शन होगा देखना है आपको। फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था फर्स्ट वाले पे ही, जिसमें मैंने बोला था एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 होता है, और वहाँ पे ये भी बोला था मैंने T1 इक्वल टू इनफाइनाइट होगा और T2 इक्वल टू या तो 0 हो जाए।
तभी आप 1 एफिशिएंसी ले सकते हो। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आपको आपने बता ही दिया, ऑन ओपनिंग द डोर रेफ्रिजरेटर इन द रूम टेम्परेचर, तो आपने इसमें बता दिया था, क्या बताया था आपने? इंक्रीजेस। इंक्रीजेस, बिल्कुल सही। थर्ड का ये सी वाला। और फोर्थ देखिए, द फ्रीजर इन रेफ्रिजरेटर इज लोकेटेड एट द टॉप सेक्शन, है ना। फ्रीजर तो आपने देखा होगा, आपके घर में तो है ही, बहुत बार देखा होगा, लेकिन कभी मार्क नहीं किया होगा, ये टॉप सेक्शन पे होता है, ठीक है। क्यों होता है? इसके 4 ऑप्शन है, आप देख सर ए पार्ट। ए पार्ट, हाँ जी। क्या बात है। अब आप ए पार्ट बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। द इंटायर चैम्बर ऑफ रेफ्रिजरेटर कूल्ड क्विकली ड्यू टू द कन्वेक्शन, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द सोर्स टेम्परेचर ऑफ द कार्नोट इंजन रिक्वायर्ड टू गेट 70% एफिशिएंसी गिवन सिंक टेम्परेचर इज, सिंक टेम्परेचर अगले पेज में देखते हैं।